इस लेक्चर में हम एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। एपिकल मेरिस्टेम की स्ट्रक्चर के बारे में अनेक थ्योरीज प्रस्तुत की गई हैं। कुछ थ्योरीज शूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में दी गई हैं तथा कुछ थ्योरीज रूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में दी गई हैं तथा कुछ थ्योरीज ऐसी भी हैं जो शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम दोनों के लिए कॉमन है। सबसे पहले हम शूट एपिकल मेरिस्टेम की थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। टोटल 7 थ्योरीज दी गई हैं। एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, मेंटल एंड कोर थ्योरी, हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी, फ्रेंच स्कूल कंसेप्ट एंड न्यूमैन्स कंसेप्ट। एपिकल सेल थ्योरी निगेली के द्वारा 1845 में दी गई थी। इस थ्योरी के अनुसार शूट के ऊपर एपिकल मेरिस्टेम केवल एक सेल का बना होता है। यह सेल टेट्राहेड्रल शेप्ड होती है। इसकी 3 कटिंग फेसेस होती हैं। प्रत्येक कटिंग फेस नीचे की ओर विभाजन करके नई सेल्स का निर्माण करती रहती है, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित है। ऐसा एपिकल सेल केवल टेरिडोफाइट्स में ही पाया जाता है, अतः यह थ्योरी केवल टेरिडोफाइट्स पर ही लागू होती है। ब्रायोफाइट्स में भी इसी प्रकार की एपिकल सेल पाई जाती है, परंतु इस थ्योरी को ब्रायोफाइट्स पर लागू नहीं कर सकते क्योंकि मेरिस्टेम शब्द का प्रयोग केवल उन्हीं प्लांट्स के लिए किया जाता है जिनमें ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में भी इस प्रकार की कोई सेल उपस्थित नहीं होती। हिस्टोजन थ्योरी, यह थ्योरी हैनस्टीन के द्वारा 1868 में दी गई थी। इस थ्योरी के अनुसार शूट में मेरिस्टेम 3 लेयर्स में डिफरेंशिएटेड होता है, जिन्हें हिस्टोजन लेयर्स कहते हैं। इन तीनों लेयर्स का भविष्य निर्धारित होता है। डर्मेटोजन, पेरिब्लम एंड प्लूरोम। डर्मेटोजन की सेल्स केवल एंटीक्लाइनल डिवीजन शो करती हैं, जिससे एपिडर्मिस बनती है। पेरिब्लम की कोशिकाएं एंटीक्लाइनल व पेरिग्लाइनल डिवीजन्स शो करती हैं, जिससे ग्राउंड टिश्यू बनता है, तथा प्लूरोम की कोशिकाएं डिवीजन इन ऑल प्लेन्स शो करती हैं, जिससे स्टीलर टिश्यू बनता है, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। हॉफमिस्टर ने डर्मेटोजन को प्रोटोडर्म नाम दिया था। हिस्टोजन थ्योरी केवल कुछ जिम्नोस्पर्म्स व कुछ एंजियोस्पर्म्स पर ही लागू होती है। हैनस्टीन ने केवल एक प्लांट कैप्सुला में इन लेयर्स को नोटिस किया और इस थ्योरी को प्रस्तुत किया था। अधिकांश जिम्नोस्पर्म्स व एंजियोस्पर्म्स में या तो ये लेयर्स होती ही नहीं हैं, और यदि होती भी हैं तो इनका भविष्य निर्धारित नहीं होता है। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी श्मिट के द्वारा 1924 में दी गई थी। यह थ्योरी प्लेन ऑफ डिवीजन पर आधारित है। इस थ्योरी के अनुसार शूट का एपिकल मेरिस्टेम 2 जोन्स ट्यूनिका व कॉर्पस में डिफरेंशिएटेड होता है। ट्यूनिका की सेल्स केवल एंटीक्लाइनल डिवीजन शो करती हैं, जो एपिडर्मिस बनाती है, तथा कॉर्पस की सेल्स डिवीजन इन ऑल प्लेन्स शो करती हैं, जो यंग स्टेज में स्टेम की मोटाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लगभग सभी जिम्नोस्पर्म्स व एंजियोस्पर्म्स में ये जोन्स पाए जाते हैं, इसलिए यह एक सर्वमान्य थ्योरी है। फॉस्टर ने एक लिविंग फॉसिल जिम्नोस्पर्म जिंगो बायलोबा का अध्ययन किया, जिसे सामान्य भाषा में मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं, और यह बताया कि कॉर्पस आगे 5 जोन्स में विभेदित होता है। ये पांचों जोन्स लगभग सभी जिम्नोस्पर्म्स व एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। कॉर्पस के ये 5 जोन्स हैं: सेंट्रल जोन, ट्रांसवर्स जोन, पेरिफेरल जोन, पिथ रिब जोन एंड प्रोमेरिस्टेम जोन या प्रोकैम्बियम जोन, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित है। एक मोनोकोट प्लांट ज़ैंथोरोइया, जो कि एक आर्बोरिसेंट ट्री है, उसमें इन पांचों जोन्स के अतिरिक्त ट्यूनिका व कॉर्पस के मध्य एक एक्स्ट्रा जोन और पाया जाता है, जिसे ट्रांजिशनल जोन कहते हैं, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। मेंटल एंड कोर थ्योरी 2 चाइनीज साइंटिस्ट्स पोफाम एंड चैन के द्वारा दी गई थी। इन्होंने ट्यूनिका व कॉर्पस का केवल नाम चेंज किया। इन्होंने ट्यूनिका को मेंटल कहा तथा कॉर्पस को कोर कहा, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी, यह थ्योरी डर्मन के द्वारा दी गई थी।
इसने हिस्टोजन लेयर्स को केवल नंबरिंग दी थी। डर्मेटोजन को इसने लेयर फर्स्ट कहा, पेरिब्लम को इसने लेयर सेकंड कहा तथा प्लूरोम को इसने लेयर थर्ड कहा, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। फ्रेंच स्कूल कंसेप्ट, जिसे मेरिस्टीम डी अटेंटे कंसेप्ट भी कहते हैं, यह कंसेप्ट दो फ्रेंच साइंटिस्ट्स बोवट एंड प्लांटफॉल ने दी थी। इस कंसेप्ट का आइडिया बोवट ने दिया था और बाद में प्लांटफॉल ने एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर इसे प्रस्तुत किया था, इसलिए इस कंसेप्ट को देने का क्रेडिट प्लांटफॉल को जाता है। प्लांटफॉल ने हिस्टोकेमिकल टेस्ट व माइटोटिक इंडेक्स के आधार पर इस थ्योरी को प्रस्तुत किया था। इस थ्योरी के अनुसार ट्यूनिका व कॉर्पस में से प्रत्येक दो जोन्स में बटा रहता है। कॉर्पस के दोनों जोन्स का नाम है मेरिस्टीम रिसेप्टिकुलर एंड मेरिस्टीम मेड्यूलर तथा ट्यूनिका के दोनों जोन्स का नाम है एन्यू इनिशियल्स और मेरिस्टीम स्पोरोजीन एंड डी अटेंटे जोन, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। कॉर्पस के दोनों जोन्स हमेशा सक्रिय रहते हैं, जबकि ट्यूनिका के दोनों जोन्स निम्न प्रकार से अपनी एक्टिविटी परिवर्तित करते रहते हैं। वेजिटेटिव स्टेज में एन्यू इनिशियल सक्रिय रहता है तथा डी अटेंटे जोन निष्क्रिय रहता है तथा फ्लावरिंग स्टेज में एन्यू इनिशियल्स निष्क्रिय हो जाता है तथा डी अटेंटे जोन सक्रिय हो जाता है। ऐसा मेरिस्टेम फ्रांस के जिम्नोस्पर्म्स व एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है, परंतु जब फ्रांस को छोड़कर दुनिया के अन्य देशों में जाकर यह टेस्ट करते हैं तो ट्यूनिका में ये दोनों भाग ही नहीं मिलते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि फ्रांस में एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी पाई जाती हैं कि प्लांट्स में ट्यूनिका में दो स्पष्ट भाग दिखाई देते हैं। अतः यह एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी है, अर्थात न तो इसे रिजेक्ट किया गया है और न ही इसे एक्सेप्ट किया गया है। हिस्टोकेमिकल टेस्ट में टिश्यू को स्टेन करने के पश्चात उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है और यह देखा जाता है कि सेल्स में प्रोटोप्लाज्म डेंस है या नहीं, न्यूक्लियस बड़े साइज का व डार्क है या नहीं। इस आधार पर फिर मेरिस्टेमेटिक व नॉन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का निर्धारण किया जाता है। रेट ऑफ माइटोसिस के आधार पर मेरिस्टेमेटिक व नॉन मेरिस्टेमेटिक सेल्स के लिए एक इंडेक्स बनाया गया है, जिसमें इनकी रेट ऑफ माइटोसिस के लिए अलग अलग मान निर्धारित किए गए हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के लिए माइटोटिक इंडेक्स का मान उच्च होता है और नॉन मेरिस्टेमेटिक सेल्स के लिए माइटोटिक इंडेक्स का मान कम होता है। न्यूमैन्स कंसेप्ट या मॉडर्न कंसेप्ट, यह थ्योरी टाइप्स ऑफ शूट एपेक्स पर आधारित है। इस थ्योरी के अनुसार एपिकल मेरिस्टेम तीन प्रकार का होता है: मोनोप्लेक्स, सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स। मोनोप्लेक्स में शूट एपेक्स पर एक टेट्राहेड्रल शेप्ड सेल पाई जाती है, जिसके माइटोटिक डिवीजन से शूट की ग्रोथ होती है, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार की सेल केवल फर्न्स अर्थात टेरिडोफाइट्स में ही पाई जाती है। सिंप्लेक्स में शूट एपेक्स पर एक रेक्टेंगुलर शेप्ड सेल पाई जाती है, जिसके साइड से डिवीज़न करने पर सरफेस ग्रोथ होती है और सुपरफिशियल साइड से डिवीज़न करने पर थिकनेस में वृद्धि होती है, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार का सिंप्लेक्स सेल केवल जिम्नोस्पर्म्स में ही पाया जाता है। डुप्लेक्स में शूट एपेक्स पर दो रेक्टेंगुलर शेप्ड सेल्स एक दूसरे पर सुपर इम्पोज्ड होती हैं। ऊपर वाली सेल केवल साइड से डिवीज़न करती है, जिससे सरफेस ग्रोथ होती है। नीचे वाली सेल के साइड से डिवीज़न करने पर ग्राउंड टिश्यू का निर्माण होता है और सुपरफिशियल साइड से डिवीज़न करने पर स्टीलर टिश्यू का निर्माण होता है, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार का एपिकल मेरिस्टेम केवल एंजियोस्पर्म्स में ही पाया जाता है। अब हम रूट एपिकल मेरिस्टेम की थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो कुल 4 थ्योरीज दी गई हैं: एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, कॉर्पर कैपे थ्योरी एंड क्विसेंट नेचर कंसेप्ट। एपिकल सेल थ्योरी नेगेली के द्वारा 1845 में दी गई थी। इस थ्योरी के अनुसार रूट के ऊपर एपिकल मेरिस्टेम केवल एक सेल का बना होता है। यह सेल टेट्राहेड्रल शेप्ड होती है। यह सेल नीचे की तरफ एक कटिंग द्वारा रूट कैप का निर्माण करती है।
इस सेल की 3 कटिंग फेसेस होती हैं जिनमें सेल डिवीज़न होने से रूट की ग्रोथ होती है, जैसा कि डायग्राम के अंदर प्रदर्शित किया गया है। ऐसा एपिकल सेल केवल और केवल टेरिडोफाइट्स में ही पाया जाता है, अतः यह थ्योरी केवल टेरिडोफाइट्स पर ही लागू होती है। हिस्टोजन थ्योरी हैनस्टीन ने 1868 में दी थी। इस थ्योरी के अनुसार रूट में एपिकल मेरिस्टेम 4 लेयर्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है, जिन्हें हिस्टोजन लेयर्स कहते हैं। इन चारों लेयर्स का भविष्य पहले से निर्धारित होता है। ये 4 लेयर्स हैं प्लूरोम, पेरिब्लम, डर्मेटोजन एंड कैलिप्ट्रोजन। प्लूरोम में डिविजन्स इन ऑल प्लेन होते हैं, जिससे स्टीलर टिश्यू बनता है। पेरिब्लम में पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल डिविजन्स होते हैं, जिससे ग्राउंड टिश्यू बनता है। डर्मेटोजन में केवल एंटीक्लाइनल डिविजन्स होते हैं, जिससे एपिडर्मिस बनता है, तथा कैलिप्ट्रोजन में भी केवल एंटीक्लाइनल डिविजन्स होते हैं, जिससे रूट कैप या कैलिप्ट्रा बनता है। यह थ्योरी केवल कुछ जिम्नोस्पर्म्स व कुछ एंजियोस्पर्म्स पर ही लागू होती है। हैनस्टीन ने केवल एक प्लांट कैप्सेला में इन लेयर्स को नोटिस किया और यह थ्योरी प्रस्तुत की। अधिकांश जिम्नोस्पर्म्स व एंजियोस्पर्म्स में या तो ये लेयर्स होती ही नहीं हैं, और यदि होती भी हैं तो इनका भविष्य निर्धारित नहीं होता है, इसलिए इस थ्योरी को मान्यता नहीं मिली। कॉर्पर कैपे थ्योरी शुइप ने 1926 में दी थी। इस थ्योरी के अनुसार रूट का एपिकल मेरिस्टेम 2 जोन्स कॉर्पर एंड कैपे में डिफ्रेंशिएटेड होता है। यह थ्योरी भी प्लेन ऑफ डिवीजन पर आधारित है। कॉर्पर में सबसे पहला डिवीज़न एंटीक्लाइनल होता है और उसके बाद पेरिक्लाइनल डिवीज़न, एंटीक्लाइनल डिवीज़न अल्टरनेटिव रूप से होते रहते हैं। इस प्रकार के डिवीजन्स को इन्वर्टेड टी शेप्ड डिवीजन्स कहते हैं। कैपे में सबसे पहला डिवीज़न पेरिक्लाइनल होता है, उसके बाद एंटीक्लाइनल डिवीज़न, पेरिक्लाइनल डिवीज़न अल्टरनेटिव रूप से होते रहते हैं। इस प्रकार के डिवीजन्स को नॉर्मल टी शेप्ड डिवीजन्स कहते हैं। लगभग सभी जिम्नोस्पर्म्स व एंजियोस्पर्म्स में ये जोन्स पाए जाते हैं, इसलिए यह एक सर्वमान्य थ्योरी है। क्विसेंट नेचर कंसेप्ट क्लॉव्स ने दी थी। क्विसेंट का मतलब है इनएक्टिव या निष्क्रिय। इस थ्योरी के अनुसार रूट एपेक्स में 2 जोन्स होते हैं, सेंट्रल जोन एंड पेरिफेरल जोन। पेरिफेरल जोन एक्टिव रहता है तथा सेंट्रल जोन इनएक्टिव रहता है, इसीलिए सेंट्रल जोन को क्विसेंट जोन भी कहते हैं। यह थ्योरी भी हिस्टोकेमिकल टेस्ट एंड माइटोटिक इंडेक्स पर आधारित है। यह भी एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी है, क्योंकि फ्रांस को छोड़कर अन्य कंट्रीज़ के प्लांट्स में ये जोन्स नहीं मिलते हैं।